तो देखो बेटे, आज अपन लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। और इस चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ बातचीत करेंगे। तो ये मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से क्या मतलब है? देखिए बेटे, मैंने आपको बताया था अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में तीन चीजों का खर्चा होता है। एक होता है मटेरियल का, एक होता है लेबर का, और एक उसके ऊपर लगते हैं एक्सपेंसेस, जिसको हम ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियल का खर्चा, मटेरियल के ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर आ गया, लेबर पे पूरा चैप्टर आ गया और ओवरहेड्स पे भी पूरा चैप्टर आ गया। तो देखो, अपन लोगों के जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है, तो अब हम देखो बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। इसमें हम लोगों को क्या बात करनी है? ये जो चैप्टर है हमारा मटेरियल, इसमें हम लोग क्या चीज सीखने जा रहे हैं? तो देखो बेटे, मटेरियल कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने ये बात सीखनी है कि हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बात समझाऊंगा। मान के चलिए ये एक बेकरी की शॉप है। ठीक है, ये एक बेकरी की शॉप है और इस बेकरी की शॉप के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये बेकरी के जो शॉप कीपर है ये अपने यहां सारा बेकरी का सामान रखता होगा। उसी में अपन एक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ब्रेड, जब यहां ब्रेड बनती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लेकर आता होगा। तो जब ये रॉ मटेरियल लेकर आता है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेड बना के तैयार करता है। तो जब ये रॉ मटेरियल बाहर से लेकर आएगा, मान के चलिए कि ये बाहर कोई शॉप है जिससे ये रॉ मटेरियल लेकर आता है। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल यहां से परचेज करेगा, तो इसको रॉ मटेरियल इतना परचेज करना है कि इसका रॉ मटेरियल परचेज करने पर खराब ना होए। तो आप बोलेंगे सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर? मैंने कहा बेटे देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो परचेज करने पर हमारी कई तरीके की कॉस्ट होती है। ठीक है, परचेज करने पर कई तरीके की कॉस्ट होती है। एक तो होती है रॉ मटेरियल, जैसे हम मान के चलिए ब्रेड का काम है तो ये आटा खरीदेगा तो आटा इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल खरीदेगा तो रॉ मटेरियल के लिए इसकी उसकी परचेज कॉस्ट होगी। ठीक है, रॉ मटेरियल को खरीदने की परचेज कॉस्ट होगी। और जब ये जाएगा खरीदने तो ऑब्वियस सी बात है, खरीदने जब जाएगा तो उसको ऑर्डर करने की भी कॉस्ट होगी। कि ऐसा तो है नहीं कि केवल 1 किलो आटा ले आएगा ये, तो ऑब्वियस सी बात है आटा भी अच्छा खासा मंगाएगा ये। अब अगर आटा मंगाता है, मान के चलिए अगर 8 बोरी 10 बोरी अगर आटा मंगाता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी। तो ये ट्रक है या टेम्पो है, ये यहां पर आटा भर के आएगा इसके बेकरी की शॉप तक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगी, उस रॉ मटेरियल को परचेज करने पर इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगी। और तीसरी चीज, इसकी कैरिंग कॉस्ट भी लगेगी। कैरिंग कॉस्ट कैसे? तो ऑब्वियसली बात है, मान के चलिए अगर ये 10 बोरी अगर आटे की अगर आ जाती है तो ये अपनी ऑब्वियस सी बात है यहां पर तो रखेगा नहीं इसको। उसके लिए इसको एक जगह लेनी पड़ेगी जहां पर वो 10 बोरी 20 बोरी 30 बोरी रखे। तो वो जगह जब रखेगा, जिस जगह में, मान लो अगर उस जगह का ये रेंट दे रहा है तो उसका किराया चुकाना पड़ेगा, यानी उस रॉ मटेरियल को कैरी करने की भी कॉस्ट होती है। मैं बोलता हूं, मैंने मान के चलिए अगर आपकी एक बोरी आती है 100 रुपीज, एक बोरी अगर मान के चलिए अगर 100 रुपीज की आती है और अगर ये 10 उसकी बोरियां अगर मंगाता है आटे की तो इसके 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 रुपए जो खर्च हुए, अगर मान के चलिए अगर इसने 1000 रुपए का लोन लिया था तो उस लोन के ऊपर अगर ये इंटरेस्ट चुकाएगा तो वो भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एक चीज परचेज करने पर, कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, अगर ब्रेड बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने पर कितने तरीके की कॉस्ट होती है। तो एक होती है परचेज कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमें 3 तरीके की कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा परचेज कॉस्ट को, एक करना पड़ेगा हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, और एक करना पड़ेगा हमें कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए बेटे, परचेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कॉस्ट का बेटे देखिए फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपने यूनिट्स परचेज की हैं
जितने भी हमने यूनिट्स परचेज किए हैं, अगर मैं उसको प्राइस पर यूनिट से इंटू कर दूंगा, जितनी यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं अगर मैं उसको प्राइस पर यूनिट से अगर मैं इंटू कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, परचेज कॉस्ट। अब आप बोलेंगे सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो मैंने कहा बेटा जितनी भी आपने यूनिट्स एनुअली, आप जितनी भी यूनिट्स आप ऑर्डर करते हैं, मतलब जितनी भी एनुअली आपकी रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं EOQ से और इंटू कर देता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपका बेटे एक ही सवाल उठेगा, सर एक बार बताइए ये EOQ का मतलब क्या है। बेटे मैं भी EOQ समझाऊंगा आपको। और अब आप बोलेंगे सर कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने बोला बेटे आपको कि अगर आप EOQ को डिवाइड कर देते हो 2 से और इंटू कर देते हो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास क्या जाती है, कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटा अब सवाल ये उठता है कि EOQ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक EOQ की फुल फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए बेटा अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे और फिर उसके बाद हम इन फॉर्मूलाज की बात करेंगे। तो देखिए बेटे अब आती है, देखिए बेटे बात यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। EOQ का फुल फॉर्म तो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और ये होता क्या है, तो देखिए बेटे EOQ निकालने का फॉर्मूला है 2AO अपॉन IC। अब A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, A का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, और O का मतलब क्या है, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और IC का मतलब क्या है, IC का मतलब होता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब देखिए बेटे बात यहां पर आती है कि अब ये तो ठीक है, चलो जी इसका फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या होता है और उसको निकालते क्यों है। तो देखिए बेटे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेकरी की शॉप का। तो मैंने बेकरी की शॉप के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बेकरी की शॉप वाला पर्सन है, ये जो शॉपकीपर है, अब ये रॉ मटेरियल मंगवाता है यानी आटा मंगवाता है, ठीक है, होलसेलर से ये आटा खरीदता है। अब ये जो होलसेलर है इससे मान के चलिए, इसको हमने ये बोलेंगे कि ये इतनी क्वांटिटी के अंदर आटे की बोरियां इतनी क्वांटिटी के अंदर मंगाएगा कि जितनी क्वांटिटी से वो आटा खराब ना हो जाए, यानी कितनी क्वांटिटी में मंगाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। यानी अगर मान के चलिए अगर इसकी रिक्वायरमेंट इसको लगता है कि मेरे एक हफ्ते के अंदर 100 बोरियां अगर आटे की यूज में आ जाती हैं, 100 पैकेट अगर आटे के यूज में आते हैं और एक पैकेट अगर 100 रुपए का आता है, ठीक है, अगर ये एक पैकेट 100 रुपए का आता है और 100 पैकेट अगर है 100 रुपए का आता है और 100 पैकेट अगर इसको यूज में आते हैं, 100 पैकेट अगर मान के चलिए अगर आटे के इसको चाहिए और एक पैकेट अगर 100 रुपए का आता है तो इसके 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूं। तो इसको एक लगने लगा कि अगर एक वीक के अंदर 100 पैकेट काम में आते हैं और 100 रुपए का एक पैकेट है, तो क्यों ना मैं 1000 पैकेट एक साथ मंगा लूं। अगर इसने ऐसा सोचा कि बार बार हर हफ्ते मंगाना पड़ता है, एक काम करता हूं, क्यों ना मैं 1000 पैकेट एक साथ ही मंगा लेता हूं, बार बार मंगाने का झंझट खत्म। तो यानी देखिए परचेज कॉस्ट जहां पहले 100 पैकेट्स की लग रही थी, लेकिन अब परचेज कॉस्ट आपकी कितने पैकेट्स की लगेगी, 1000 पैकेट्स की लगेगी। तो जहां पहले आपके 100 रुपीज एक पैकेट पे खर्च हो रहे थे, 100 रुपीज अब भी होंगे, लेकिन इसके पास 10,000 रुपीज थे तो इसने 10,000 रुपीज खर्च कर दिए, तो यानी इसके पास खुद के पास है पैसे।
लेकिन अगर ये 1000 पैकेट एक साथ लेगा तो इसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अब इसके पास 1 लाख रुपए तो है नहीं, इसके पास तो केवल 10,000 है, तो इसको वो बैलेंस 90,000 रुपीज के का लोन लेना पड़ेगा कहीं से, और लोन लेना पड़ेगा तो इसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो वो अननेसेसरी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर ये चाहे तो 100 पैकेट्स करके भी मंगा सकता है। अगर एक साथ हम मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचा जाते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो सेव करेंगे हम अपनी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो सेव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी अगर आप एक कॉस्ट बचाने जाते हो तो दूसरी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, उस 100 पैकेट को तो स्टोरेज की समस्या नहीं आई थी, क्योंकि 100 पैकेट्स तो आप अपने गोडाउन में स्टोर कर लेते थे। लेकिन अगर आपको 1000 पैकेट्स को अगर स्टोर करना है तो आपको एक गोडाउन और लेना पड़ेगा, तो वो आपकी रेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो उससे आपकी कहीं ना कहीं कैरिंग कॉस्ट में और इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी, आपको स्टोरेज करने के लिए आपको जगह की जरूरत पड़ी, तो आपकी रेंट कॉस्ट बढ़ गई। तो यानी कहीं ना कहीं उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है ज्यादा परचेस करने से। अब बेटे देखिए, सेकंड नंबर के ऑप्शन के अंदर इसने क्या चीज सोची कि ठीक है, मुझे ज्यादा परचेस करने पर मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, एक काम करता हूं मैं कम परचेस करता हूं। इसको लगने लगा कि एक हफ्ते के अंदर अगर मैं 100 पैकेट यूज करता हूं तो एक काम करता हूं कि मैं रोज के 10 पैकेट मंगा लेता हूं, और रोज के मैं 10 पैकेट मंगा लेता हूं, 10-10 करके मंगाऊंगा, जितना यूज आएगा उतना कर लूंगा। अगर मान के चलिए इस होलसेलर से रोज के अगर 10 पैकेट मंगाता है तो बार बार ऑर्डर करेगा, जाएगा, फिर गाड़ी आएगी 10 पैकेट देने, फिर जाएगा, फिर गाड़ी आएगी 10 पैकेट देने, यानी रोज अगर गाड़ी आएगी 10 पैकेट देने तो कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी उस 10 पैकेट करके जब इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी तो डिलीवरी चार्जेस इसके बढ़ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहां पर आपने अगर अपनी कैरिंग कॉस्ट बचाई है तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत हाइक हो जाएगी। तो देखिए बेटे, अब इसने ये फैसला लिया कि ना तो मैं बहुत ज्यादा मंगा सकता हूं, ना ही मैं बहुत कम मंगा सकता हूं, तो मैं किस तरीके से मंगाऊंगा? इकोनॉमिकली ऑर्डर करके मंगाऊंगा। इस तरीके से मंगाऊंगा ना तो वो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। तो ना जब हम बहुत ज्यादा भी नहीं मंगाते, बहुत कम भी नहीं मंगाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का आपका ये वाला फॉर्मूला है EOQ, 2AO अपॉन IC। तो यही मैं चीज आपको सिखाऊंगा सबसे पहले कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। तो ये थी बेटे बात आपकी EOQ की। तो उम्मीद करता हूं ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बेटे, अब हम लोग लिखेंगे फिर से एक बार टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने आपको परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था यूनिट परचेज इनटू प्राइस पर यूनिट। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नॉर्मली आपने यूनिट परचेज को प्राइस पर यूनिट से इनटू कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बात बोलता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट। क्या फॉर्मूला है? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, और प्लस कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलिए बेटे, इस पॉइंट को समझने के लिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate total cost and economic order quantity। total cost and economic order
क्वांटिटी, दैट इज EOQ। अब देखिए बेटे, अब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड एनुअली इज इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स, यानी अब इसको 20,000 कर लीजिए। 20,000 यूनिट्स आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स एनुअली रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड बेटे आपको दे रखा है कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है ₹10। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारे पास ₹50। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट is 15%। कैलकुलेट EOQ। तो देखिए बेटा, अब आपको यहां पर टोटल कॉस्ट भी निकालनी है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से। तो देखिए बेटा, टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए होता है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के आप टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। और देखिए EOQ का फॉर्मूला क्या था? 2 into A into O। A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन IC। तो अब हम क्या काम करेंगे बेटे? इसके अंदर क्या काम करेंगे? 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी है अपन को? 20,000 यूनिट्स की दे रखी है। तो हम यहां पर 20,000 यूनिट से इंटू कर देंगे और इंटू करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50 डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यानी हमें IC चाहिए। देखिए बेटे, हमें चाहिए IC, और IC के लिए लिखा हुआ है जो आपकी प्राइस पर यूनिट है, यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट है, उसका 15% निकालेंगे, यानी 10 का 15% कितना आ जाएगा? 1.5। तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 1.5 से। तो 2 into 20,000 into 50 डिवाइडेड बाय 1.5, और उसका करेंगे हम रूट। तो देखो, हम करेंगे इसका 2 into 20,000 into 50 डिवाइडेड बाय 1.5, और उस जो भी आएगा उसका कर देंगे रूट, और हमारे पास आ रहा है ये 1154, और ये कितना आ जाएगा? 1154। तो ये यूनिट्स आपको मंगानी पड़ेगी, ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। तो ये EOQ आने के बाद अब हम निकाल सकते हैं अपना टोटल कॉस्ट। तो अब आप देखिए बेटे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटे, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला था यूनिट परचेज इनटू प्राइस पर यूनिट, यूनिट परचेज इनटू प्राइस पर यूनिट। देखिए आपने कितने यूनिट्स परचेज किए? हमने किए 20,000 यूनिट्स परचेज, तो यहां लिख देंगे 20,000, और प्राइस पर यूनिट कितनी है? प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज, तो यहां 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी परचेज कॉस्ट, प्लस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A अपॉन A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो बेटे, ये एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ क्यों करते हैं? तो आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि हम एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ क्यों करते हैं। मान के चलिए बेटे, अगर मुझे 10,000 यूनिट्स पूरे साल भर में जरूरत है, मान के चलिए ऐसा, और मैं अगर एक बार में 2,000 यूनिट्स मंगाता हूं, एक बार में मेरा जो लॉट है वो 2,000 यूनिट का आता है,
तो मैं कितनी बार 10,000 अगर यूनिट्स टोटल मंगानी है तो मैं कितनी बार मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर देखो 10,000 यूनिट्स सही है, 2,000 अगर एक बार में आ रही है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमको 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो देखिए बेटे यहां पर भी यही बात की है मैंने, मेरे पास टोटल रिक्वायरमेंट मेरी है 20,000 यूनिट्स की और एक बार में मैं 1154 यूनिट्स मंगा रहा हूं। ये EOQ निकाला है मैंने। तो अगर मैं एक बार में 1154 यूनिट्स मंगा रहा हूं तो मैं 20,000 को डिवाइड करूंगा अगर 1154 से तो मेरे पास आ रहा है 17.33 और वीकेंड से 17 ऑर्डर। तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 17 बार मंगाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये 20,000 यूनिट्स आ जाएंगी। तो बेटे बस मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए अगर आएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं तो आप उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहां पर भी हमने यही काम किया। हमारे पास एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50 और अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास। तो यहां पर मैंने 20,000 को डिवाइड किया 1154 से तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए और एक ऑर्डर में जब 50 रुपए लग रहे हैं तो मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद बेटे मैं बात करूंगा EOQ डिवाइडेड बाय 2 की, क्योंकि इसका फॉर्मूला था कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। EOQ को 2 से डिवाइड करते हैं, इनटू करते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। इनटू किससे करते हैं? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। तो देखिए बेटे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर EOQ दे रखी है 1154 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 1.5 दे रखी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 1154 इंटू 50 तो हमारे पास आ जाएगा 866 प्लस 1154 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 865.5 है तो आप इसको 866 लिख सकते हैं। तो अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे बेटे। देखिए 2 लाख प्लस 866 प्लस 866 तो हमारे पास आ जाएगा 2,01,732। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहेगी आपकी टोटल कॉस्ट। तो ये था बेटे क्वेश्चन वो, जब आपको टोटल कॉस्ट निकालने को आती है और EOQ निकालने को आती है तो हम इसी तरीके से अपनी टोटल कॉस्ट और EOQ निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटे यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।